अगला है छठवां, उचित न्यासधारियों का अधिकार। हितग्राही का न्यास लिखत के उपबंधों के अधीन रहते हुए यह अधिकार है कि न्यास संपत्ति का संरक्षण या संधारण और प्रशासन उचित व्यक्तियों द्वारा ही किया जाए। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति ना हो वहां पे जो अनुचित तरीके से कार्य करता हो। जैसे यहाँ पे दो स्पष्टीकरण दिए गए। स्पष्टीकरण पहला कहता है कि कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं, कुछ ऐसे जो व्यक्ति हैं वो इस धारा के अर्थ में उचित व्यक्ति नहीं होते, जैसे विदेश के अधिवासी हैं या अन्य देशी शत्रु हैं या हिताधिकारी के हित से असंगत हित रखने वाले कोई व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति जो है वो उचित व्यक्ति नहीं होते, इसलिए इनको न्यास का अधिकारी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे साफ लिखा है ना कि उचित न्यासधारियों का ही अधिकार है, तो न्यासधारी ठीक व्यक्ति होने चाहिए। इस कैटेगरी में आने वाले कोई व्यक्ति यहाँ पे न्यासधारी नहीं होने चाहिए। सातवां है कि कर्तव्य के किसी कार्य के लिए विवश करने का अधिकार। जो हिताधिकारी हैं उनके पास ये भी पावर है कि उसका न्यासी अपने कर्तव्य के किसी भी विशिष्ट कार्य को करने के लिए वह विवश किया जाए और कोई भी अनुघात या अधिसंभाव्य या न्यासभंग करने से उन्हें अवरुद्ध किया जाए। ठीक है। अगला है न्यासधारी द्वारा दोषपूर्ण कार्य। धारा 62 एक प्रोविजन देती है कि अगर न्यासी जो है वो न्यास संपत्ति का सदोष खरीदती हो या उस संपत्ति को न्यास के अधीन घोषित करने का अधिकार हिताधिकारी को है, लेकिन ऐसी दशा में हिताधिकारी को उस क्रय धन को जो न्यासी ने दिया है ब्याज सहित या अन्य व्ययों सहित जो न्यासी ने समझौते के परीक्षण में उपगत किया हो प्रति संदाय करना होगा और न्यासी या क्रेता को संपत्ति के शुद्ध लाभों का लेखा देना। दूसरी चीज और इसमें है कि इससे उस सूरत में जिसमें संपत्ति का वास्तविक अधिपत्य उसके पास रहता है उसे भाटक भी लिया जाएगा। क्रय धन का वह अनुपातिक भाग हिताधिकारी द्वारा काट लिया जाएगा जिसमें कि न्यासधारी या क्रेता के कार्यकलापों से संपत्ति का हासिल हुआ है। मतलब जो न्यास की संपत्ति उसका अगर कोई नुकसान हुआ है उसके संबंध में भी वो जो हिताधिकारी है वो क्रय का जो अनुपात है वो ले सकता है। पता चला माल जो न्यास से निकला है, न्यास की संपत्ति से है, और उस माल को अगर मार्केट में बेचा जाए तो 1 लाख रुपए मिलती है। लेकिन किसी कारणवश जो क्रेता है या न्यासधारी है उनकी किसी लापरवाही से, उनकी किसी गलती से या किसी दोष से सामान कुछ नष्ट हो गया, 1 लाख की जगह 80,000 का ही वो सामान बिका, तो हिताधिकारी क्या करेंगे कि वो वापस से उतना लेने के लिए वो अधिकारी हैं और वह न्यासधारी से या क्रेता से उस धन को वापस ले सकते। इसके अलावा है न्यास संपत्ति का पीछा पर व्यक्तियों के हाथों तक किया जाना। जितने पर व्यक्ति हैं, पर व्यक्ति मतलब ऐसे व्यक्ति जो न्यास से वंचित हैं या न्यास के व्यक्ति नहीं है, चाहे वो हिताधिकारी के रूप में हो या न्यासधारी के रूप में। ये कह रहा है कि जब न्यास की संपत्ति है न्यास से अगर असंगत किसी पर व्यक्ति के हाथ में आ जाती है, मतलब कोई ऐसे व्यक्ति जो अलग वहां से, तो वहां पे जो हिताधिकारी है उससे यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह स्वीकार करे कि वह संपत्ति न्यास में समाविष्ट है, या वह इस बात की घोषणा के लिए वाद संस्थित कर सकता है। धारा 64 कहती है कि जहां की न्यासी न्यास संपत्ति का व्ययन कर देता हो और जो धन या संपत्ति उसके बदले में प्राप्त की हो उसके बारे में पता चलता हो कि उसके विधिक प्रतिनिधि या वसीयतदार के हाथों में है, तब हिताधिकारी को वही अधिकार होंगे जो मूल संपत्ति के बाबत प्राप्त है। मतलब जैसे हम अपनी कोई संपत्ति कोई दूसरा व्यक्ति जबरदस्ती ले लेता है और उसके संदर्भ में जो व्यक्ति को अधिकार होता है, ठीक वही अधिकार यहाँ पे हिताधिकारियों को भी है कि वो भी उस संपत्ति के बाबत वही कार्य कर सकते हैं, वही अधिकार रखते हैं जो उस परिस्थिति में होता है जब वो संपत्ति उनकी अपनी स्वयं की है। 10वां है सदोष संपरिवर्तित न्यास संपत्ति का न्यासी द्वारा अर्थ। धारा 65 कहता है कि जहां कोई न्यासी न्यास संपत्ति को सदोष बेचता है या अन्यथा अंतरित करता है और उसके पश्चात संपत्ति का स्वामी हो जाता है, वहां पे संपत्ति पुनः न्यास के अधीन हो जाती है। ठीक। इसके बाद बात करते हैं, लास्ट है न्यास का समापन। किसी भी चीज की अगर उत्पत्ति होती है तो उसका विनाश होना भी तय होता है। ठीक है। एवरीथिंग दैट इज क्रिएटेड इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉय। वैसे ही यहाँ पे न्यास की बात भी होती है कि जैसे न्यास बनाया जाता है किसी विशेष उद्देश्य के लिए, वैसे ही उद्देश्य पूर्ति के बाद या फिर किसी अन्य कारणों से न्यास का विखंडन या समापन भी हो जाता है, मतलब ये भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। व्यवस्था या कार्य अनंत काल तक नहीं रहती है। किसी भी चीज की आप बात करें, कोई भी व्यवस्था हो वो कभी भी अनंत काल तक नहीं रहेगी, उसका एक समय आता है जब वो अंतिम समय होता है। और इसी के अनुसरण में न्यास भी है। और न्यास के अवसान के बारे में या समापन के बारे में भारतीय न्यास अधिनियम की जो धारा 77 है, 78 है, 79 है, इसमें इसका वर्णन किया गया है। न्यास का जो समापन होता है वो बेसिकली दो तरीके से हो सकता है, या तो न्यास के अवसान द्वारा या न्यास के विखंडन। अब न्यास के अवसान द्वारा न्यास की समाप्ति कैसे होती है हम इसको देखेंगे पहले। ये कह रहा है भारतीय न्यास अधिनियम की जो धारा 77 है उसमें ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिसमें एक वैध का अवसान हो जाता है। न्यास का निम्न मामलों में अवसान हो जाता है। कब कब होता है? जब न्यास का उद्देश्य पूर्ण हो जाए, या जब न्यास विधि विरुद्ध हो जाए, या न्यास के उद्देश्य को पूर्ण करना असंभव हो जाए, या जब न्यास विखंडनीय हो। अब सबको
डिटेल में पढ़ेंगे बारी बारी से। कहना पहला कि जब न्यास का उद्देश्य पूर्ण हो जाए। प्रत्येक न्यास किसी न किसी उद्देश्य के लिए गठित होते हैं। अब जैसे उनका उद्देश्य खत्म हो जाता है, पूरा हो जाता है, वह समाप्त हो जाएगा। और इसका कारण यह है कि जो उद्देश्य है वो न्यास के सृजन की एक महत्वपूर्ण शर्त है कि कोई भी हम काम करते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं, तो उसके लिए एक अपना उद्देश्य होता है कि हमें ये कार्य जो है वो इस पर्पज से शुरू करना है। पर्पज खत्म हो गया या पर्पज सॉल्व हो गया तो कार्य खत्म हो जाता है। इसमें केस है अमृतलाल कोहली बनाम हरबंस लाल कोहली। इस मामले में 3 अवयस्क पुत्रों के लिए एक न्यास का सृजन किया गया था, और आगे चलकर इनमें से एक अवयस्क की मृत्यु हो गई और 2 वयस्क हो गए। मतलब ये चीज पहले हमने बता दिया था कि जो न्यास होता है उसमें न्यासी व्यक्ति या न्यासकर्ता वो अवयस्क नहीं हो सकता, लेकिन जो हिताधिकारी है या हितग्राही है वो अवयस्क हो सकता है। अगर वयस्क जब ये अवयस्क है वो वयस्क हो जाते हैं तो वयस्कों की आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ हो गई होती है। तो न्यायालय ने ऐसी स्थिति में न्यास के अवसान की घोषणा का बाद डिक्री के योग्य स्वीकार किया कि भाई जिस उद्देश्य के लिए किया गया था कि वो अवयस्क के लाभ के लिए था। अब तीनों अवयस्क, एक व्यक्ति मान लीजिए मर गया, फिर भी बाकी जो 2 अवयस्क बचे थे वो अवयस्क हो गए, तो वो अपने हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। ऐसे संपत्ति में न्यास का समाप्त किया जाना उचित है। दूसरा है न्यास का उद्देश्य अवैध हो जाने के। जो न्यास का मान्य उद्देश्य है अगर वो उद्देश्य ही वैध नहीं रहता, पता चलता है जिस कार्य के लिए न्यास बना है बाद में कोई ऐसी विधि बनी कि उस तरीके का कार्य किया जाना अपने आप में अवैध हो गया, तो जब न्यास के कार्य अवैध हो जाते हैं तो न्यास का बना रहना उचित नहीं होता है, इसलिए न्यास को समाप्त कर दिया जाता है। यहाँ जो अधिनियम की धारा 4 है वो कहती है कि कोई उद्देश्य अवैध है कि नहीं उसको हम निम्न तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए विधि द्वारा कोई निर्दिष्ट हो, मतलब कोई ऐसा कार्य जो विधि द्वारा निषिद्ध हो, निर्दिष्ट नहीं निषिद्ध हो या प्रोहिबिट हो, प्रोहिबिटेड बाई लॉ, वो चीजें क्या है, वो न्यास का उद्देश्य अगर तब माना जाएगा कि न्यास का जो उद्देश्य है वो अवैध हो गया। दूसरी चीज है कि इस प्रकृति वो जो कार्य है वो इस प्रकृति का हो कि उस अनुमति से की जाए जो वह विधि के किसी उपबंध को निष्फल बना देता है। मतलब लॉ के किसी प्रोविजन को अगर बदलने वाला हो या खराब करने वाला हो, ऐसी परिस्थिति में भी न्यास का उद्देश्य हम अवैध मानेंगे। या वहां पे कपटपूर्ण कार्य हो रहा हो, या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को क्षति पहुंचने वाला कार्य हो, या न्यायालय द्वारा उसे अनैतिक या लोक नीति के विपरीत समझा जाता है, वैसी परिस्थितियों में कहा जाता है कि न्यास का उद्देश्य अवैध हो गया है और अब न्यास को समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट है उद्देश्य की पूर्ति के असंभव हो जाने की। कई बार ऐसा होता है ना कि न्यास का जो उद्देश्य है वो इतना बड़ा या इतना ब्रॉड है या इस तरीके का कभी कभी हो जाता है कि न्यास की संपत्ति के नष्ट हो जाने पर उद्देश्य की प्राप्ति संभव हो जाए, तो न्यास का अवसान कर दिया जाता है। भैया हम उद्देश्य प्राप्त ही नहीं कर सकते तो न्यास को बनाए रखने का क्या फायदा। इसके बाद फ्रिज बनाम कार्टलैंड का एक केस है इसमें, जिसमें ये कहा गया था कि जब न्यास की संपत्ति नष्ट हो जाती है या खो जाती है और अन्य के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पीछे कुछ नहीं बच जाता है तो भी न्यास का अवसान हो जाए। चौथा कहता है कि न्यास के विखंडित कर दिए जाए। अगर कोई न्यास है वो विखंडित हो गया तो न्यास का अवसान हो जाएगा। एक धारा 38 के बारे में डिटेल में प्रोविजन बताते हैं। यहाँ पे 2 तरीके के हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे ना कि न्यास का समापन 2 ही तरीके से हो सकता है, एक तो न्यास के अवसान के द्वारा, एक है न्यास के विखंडन के द्वारा। अवसान हमने देख लिया, अब हम देखते हैं न्यास के विखंडन द्वारा, रिवोकेशन ऑफ ट्रस्ट। जो ट्रस्ट अधिनियम है उसकी धारा 78 कहती है कि न्यास के विखंडन का प्रावधान है और इसके अनुसार इच्छा पत्र द्वारा सृजित न्यास को इच्छा पत्रों की इच्छा पर कभी भी विखंडित किया जा सकता है। मतलब इसका कोई टाइम लिमिटेड नहीं है, जब इनकी इच्छा होगी वह उसको खत्म करे। फिर भी यहाँ पे कुछ इसके कंडीशंस बताए गए हैं कि न्यासों को केवल जो अन्यथा सृजित नाश है उनको केवल तभी विखंडित किया जा सकता है जब सभी हितग्राही संविदा करने के सक्षम हो और उनकी सहमति हो। मतलब जितने हितग्राही उन्होंने कंसेंट दिया हो या इच्छा पत्र विलेख द्वारा या मौखिक शब्द द्वारा अगर घोषणा हो जाती है, या जहां न्यासकर्ता ऋण का भुगतान करने के लिए और ऋणदाताओं को संसूचित नहीं किया गया है न्यासकर्ता की इच्छा से, वैसी स्थिति में। ठीक है, तो किसी तरीके से भी न्यास का जो समापन है या विखंडन है, रिवोकेशन हो सकता है। जब ये रिवोकेशन हो जाएगा तो न्यास समाप्त हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। अब यहाँ सबको डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। इच्छा पत्रकर्ता की इच्छा। न्यास का जो सृजन है वो किसी इच्छा पत्र के द्वारा किया गया है। वहां न्यासकर्ता अर्थात इच्छा पत्रकर्ता की इच्छा पत्र कभी भी विखंडित किया जा सकता है, क्योंकि इच्छा पत्रकर्ता के जीवन में कभी भी विखंडित किए जाने योग्य होता है। तो ऐसी परिस्थिति में इच्छा पत्रकर्ता की मृत्यु के पश्चात ही प्रभावी होता है। अगर वो मर गए तब भी वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि उनकी इच्छा पत्र नहीं चाहते थे, इसलिए वो मर गए हैं, तो उसके बाद भी वो कंटिन्यू रहेगा। दूसरी चीज है हितग्राहियों की सहमति से। किसी न्यास का सृजन अगर इच्छापत्र से किया गया है तो वहां पे न्यास को सभी हितग्राहियों की पारस्परिक सहमति से भी विखंडित किया जा सकता है, लेकिन आवश्यक यह है कि वे सभी हितग्राही संविदा करने के लिए सक्षम हों। अगर हम यहाँ पे हितग्राही की सहमति लेते हैं तो हितग्राहियों का जो है वो कॉम्पिटेंट होना या सक्षम होना जरूरी है, मतलब वो वयस्क हो और स्वस्थ चित्त हो। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि अगर किसी न्यास में स्वयं व्यवस्थापक, उसकी पत्नी, उसके 3 पुत्र हितग्राही हों और उनमें से एक
पुत्र की मृत्यु हो चुकी हो और शेष ने व्यवस्थापक को विखंडन की सहमति दे दी हो, तो वहां पे भी व्यवस्थापक उसे विखंडित कर सके। ठीक है, मतलब न्यास का समापन वहां पे हो। इसके अलावा तीसरा है न्यासकर्ता द्वारा विखंडन की शक्ति का प्रयोग कर, कि जहां न्यास का सृजन इच्छा पत्र से या किसी विलेख द्वारा किया गया है और न्यासकर्ता ने अभिव्यक्त रूप से न्यास को विखंडित करने की शक्ति अपने पास सुरक्षित रख ली है, तो ऐसी परिस्थिति में न्यासकर्ता कभी भी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यास को विखंडित कर सकता है। चौथा है ऋणों के भुगतान के लिए सृजित न्यास का विखंडन। अधिनियम की जो धारा 78 है वो कहती है कि जहां न्यास का सृजन न्यासकर्ता के ऋणों का भुगतान करने के लिए किया गया हो, वहां जब ऋणदाताओं को ऐसे न्यास की सूचना नहीं दे दी जाती है, तब तक न्यासकर्ता उसे अपनी इच्छा पर कभी भी विखंडित करा सकेगा। यह इस प्रकार उपखंड ग केवल ऐसे ही न्यायधारियों पर लागू होता है जो न्यासकर्ता के ऋणों का भुगतान करने के लिए सृजित किए गए हों। इसमें इसके बाद है कि जैसे अगर न्यास समाप्त हो जाता है तो न्यास के समापन के बाद जो संपत्ति है उस संपत्ति की क्या स्थिति होगी। जब न्यास का स्वतः समापन हो जाता है या न्यास का उद्देश्य पूर्ण हो जाए या न्यास बुद्धि विरुद्ध हो जाए या न्यास की संपत्ति नष्ट हो जाए, किसी भी कारण से अगर न्यास की पूर्ति असंभव हो जाती है, तो न्यास की विखंडनी होने की दशा में न्यास को विखंडित कर दिया जाता है और न्यास का समापन हो जाता है। लेकिन न्यास का जो विधिक अस्तित्व है भले ही समाप्त हो जाए, लेकिन न्यास संपत्ति क्या है वो कायम रहती है। संपत्ति तो विनष्ट नहीं होती, जो भी संपत्ति बची रहती है वो कायम रहती है। आप यहाँ पे हम लोग बेनिफिशियरी देख लिए कि मतलब ये जो पहला हम लोग का यूनिट था वो हो गया। अभी हम लोग को सेकेंड यूनिट देखना है। सेकेंड यूनिट स्पेशली साम्या से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पे बताते हैं। ये इक्विटी, इक्विटी का ओरिजिनल ग्रोथ क्या है इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव में, और इसका फ्यूजन क्या है कॉमन लॉ के साथ, मतलब इसका किस तरीके से विरोध होता है, क्या उसका जुरिडिक्शन है,